आशा की 5 बेटियां थी। आशा अपनी 5 बेटियों और पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पर एक दिन अचानक आशा के पति की मौत हो जाती है, जिस वजह से आशा और उसकी 5 बेटियां एक झटके में रोड पर आ जाती हैं। अब उनके पास खाने को ना तो खाना था और ना ही रहने के लिए सर पर छत। खुद को रोड पर देख आशा की सबसे बड़ी बेटी अंजलि बोलती है, माँ ये सब क्या हो गया। अभी हम 5 स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और हम ऐसे रोड पे आ गए। हमारी पढ़ाई तो अधूरी रह जाएगी ना। नहीं मेरी बच्चियों, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम सबकी पढ़ाई करवाऊंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करूंगी। पर कैसे माँ? मैं अभी भी छठी में हूँ, दीदी 8वीं में है और छाया तो अभी सिर्फ 2 साल की है। वो तो स्कूल भी नहीं जाती। आप हम सबका खर्चा कैसे उठाओगे माँ? मेरी प्यारी बेटियों, मेरी फिक्र मत करो। मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छी करूंगी जैसे अब तक हो रही थी। इतना बोलकर आशा अपने 5 बेटियों के साथ एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। पर तभी दुकान का मालिक बाहर आता है और आशा को उसकी 5 बेटियों के फटे कपड़े देखकर उन्हें भला बुरा सुनाने लगता है। मैंने अपनी ये दुकान तुम कबाड़ियों के लिए नहीं खोली है। जल्दी से अपना कबाड़ा उठाओ और निकलो मेरी दुकान से बाहर। कितनी बार बोला है जल्दी से कबाड़ा बीन कर जाया करो, पर नहीं, तुम कबाड़ियों को तो आदत है दुकान के बाहर डेरा जमाने की। अंकल हम कबाड़ी नहीं है और ना ही हम कबाड़ा चुनते हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, बस इसीलिए आपकी दुकान के आगे हम बैठ गए। अंजलि बेटा, ऐसे नहीं बोलते। माफ करना मालिक, हम यहाँ कबाड़ा बीनने आए थे पर हमें कोई कबाड़ा नहीं मिला, इसीलिए थोड़ी देर बैठ गए। अभी चले जाएंगे। तो फिर जाती क्यों नहीं हो? अपनी 5 बेटियों के साथ क्यों यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही हो? जाकर कहीं और कबाड़ा बीनो, मिल जाएगा किसी और की दुकान के बाहर कबाड़ा। अब आशा अपनी 5 बेटियों के साथ वहाँ से निकल जाती है, पर आशा के दिमाग में दुकानदार की बात घूमने लगती है। आगे चलकर उसे कूड़े का ढेर नजर आता है और आशा अपनी बेटी के लिए कूड़े के ढेर में से कबाड़ा चुनने लगती है। माँ ये तुम क्या कर रही हो? इस कबाड़े के अंदर क्या ढूंढ रही हो? बेटा, अब यही कबाड़ा हमारा घर चलाएगा, क्योंकि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही और मेरी हालत देखकर शायद कोई मुझे नौकरी देगा भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या हमारी गरीबी की वजह से मेरी 5 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो। पर माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप कबाड़ा बीन रही हो। बेटा, इसे ही तो गरीबी कहते हैं। गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो हम 5 आपके साथ कबाड़ा बीनने में आपकी मदद करेंगे। आप अकेले कोई काम नहीं करोगी, आपकी बेटियाँ आपके साथ हैं। अब आशा की बेटियां भी कबाड़ा बीनने में उसका साथ देती है। कबाड़ा बीन कर जो पैसे मिलते, आशा उनसे अपने बच्चों के लिए खाना खरीद के लाती और इसी तरह से आशा अपनी 5 बेटियों के साथ फुटपाथ पर रहने लगती। समय यूं ही बीतता जाता है और कबाड़ा बीनते बीनते आशा एक छोटा सा घर खरीद लेती है। माँ भले ही ये घर हमारे पहले वाले घर से छोटा है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम रोड से अपने घर वापस आ गए। हाँ मेरी बच्चियों, देखना बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी और हमारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। माँ अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ। अब से मैं भी तुम्हारे साथ कबाड़ा बीनने जाऊंगी और अंजलि दीदी, अब से तुम घर में रहना। अब आप बड़ी हो गई हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप स्कूल से आकर सीधे कबाड़ा बीनने चली जाती हो। अंजलि बेटा, निशा बिल्कुल सही कह रही है। अब तू जवान हो चुकी है, इसीलिए तू घर में अपनी दोनों छोटी बहनों का ख्याल रख। अब से मेरे साथ परी और निशा कबाड़ा चुना करेंगी। इस तरह से आशा अपनी 5 बेटियों के साथ कबाड़ा बीनने चली जाती है, पर साथ ही साथ वो अपनी 5 बेटियों को खूब पढ़ाती लिखाती भी है। समय यूं ही बीतता जाता है और आशा की 5 बेटियां जवान हो जाती है। देखते ही देखते मेरी 5 बेटियां बड़ी हो गई। अब तक अंजलि और परी की तो शादी हो जानी चाहिए थी, पर इस गरीबी की वजह से मैं तुम दोनों की शादी नहीं कर पाई। माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ ना जो हमारी शादी नहीं हुई, और अगर हमारी शादी हो जाती तो आपकी देखभाल कौन करता? और माँ अब तो मैं और परी हम दोनों नौकरी करने लगे हैं,
बहुत जल्द आपकी 5 बेटियां नौकरी करने लगेंगी। अंजलि बेटा, तुम 5 मेरी बेटियां नहीं बल्कि बेटे हो। तुम 5 की शादी करनी बहुत जरूरी है। मैंने एक रिश्ता देखा है तुम 5 के लिए। तारा बहन के 5 बेटे बड़े संस्कारी हैं। उन 5 को तुम 5 पसंद हो। माँ, हमेशा तुमने हमारे बारे में ही सोचा है। इस बार भी तुमने हमारे बारे में अच्छा ही सोचा होगा। हाँ माँ, इसीलिए हम ये शादी जरूर करेंगे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी 5 बेटियां मिली। अब आशा अपनी बेटियों की इजाजत लेकर लड़के वालों से बात करती है और बहुत जल्द आशा अपनी 5 बेटियों की शादी कर देती है। पर विदाई के समय तारा आशा से दहेज की मांग रखती है। आशा बहन, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो और बड़ी ही मुश्किलों से तुमने अपनी बेटियों की परवरिश की है और ये शादी भी की है, पर जो बात हुई थी तुम्हें उस पर टिके रहना चाहिए था। तारा बहन, हम अकेले में बात कर लेते हैं और मुझे अपना वादा याद है। देखो बहन, बात तो सबके सामने ही होगी और विदाई भी तभी होगी जब मेरी मांग पूरी होगी। तुमने कहा था कि तुम अपनी हर एक बेटी के ऊपर 1 लाख रुपए दहेज दोगी। मैंने स्वीकार किया और उस हिसाब से 5 लाख रुपए तुम्हें मुझे देने थे, लेकिन तुमने अभी तक 3 लाख रुपए ही दिए हैं। 2 लाख कब दोगी? बहन, अभी विदाई होने दो। मैं बहुत जल्द ये रकम भी पूरी दे दूंगी। ये विदाई तो तभी होगी जब दहेज की रकम मिलेगी। चलो बेटा यहाँ से। इतना बोलकर तारा वहाँ से आने लगती है, पर तारा के 5 बेटे अपनी माँ की बात नहीं मानते और अपनी बीवियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तारा को बहुत हैरानी होती है। अरे मेरे बेटो, तुम ये क्या कर रहे हो? पता नहीं माँ, हम क्या कर रहे हैं। हमें बस इतना पता है हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। माँ, ये 5 हमारी बीवियां और आपके घर की बहू हैं। हम इनके बिना कैसे जा सकते हैं? ऐसे में तो हमारी ही बेइज्जती होगी, और वैसे भी आपको आपके घर के लिए बहू चाहिए थी ना, कि दहेज की रकम। और माँ, एक माँ ने अपनी 5 बेटियों का कन्यादान किया, और कन्यादान से बढ़कर कौन सा दान होता है? माँ प्लीज ऐसा मत करिए। आप भी एक माँ है, हमारी एक बहन है। अगर कल को उसके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगी? माँ, एक बार खुद को सासू माँ की जगह पर रखकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रही हैं। अपने बेटों की बात सुनकर तारा को एहसास होता है कि वो कितना गलत कदम उठाने जा रही थी। अपने बेटों को समझाने पर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आशा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। दहेज के रूप में तुमने मुझे ये बेटियां दे दी अपनी, और मेरी आंखें अब खुल चुकी है। विदाई तो आज ही होगी और अपनी 5 बहुओं को लेकर जाऊंगी मैं यहाँ से। अब तारा विदाई करने के लिए राजी हो जाती है। आशा अपनी 5 बेटियों की विदाई करती है और इस तरह से आशा की 5 बेटी एक अच्छे घर में चली जाती है। कल्पना अपने घर में अकेली रहा करती थी। कल्पना का एक ही बेटा था, नितिन, और वो भी शहर में काम किया करता था। कल्पना सारा दिन अकेले रहती। ऐसे ही एक दिन कल्पना के सर में खुजली होने लगती है। हे भगवान, आज मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? लगता है फिर से डैंड्रफ हो गया। इस बार नितिन का फोन आएगा तो उससे बढ़िया वाला शैम्पू लाने को कहूँगी। इतना बोलकर कल्पना सर में खुजली करती हुई घर के बाहर जाती है, जहाँ उसके सामने वाली पड़ोसन की बहू उसे सर खुजाता देख उससे कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आज आप इतना सर क्यों खुजला रही हैं? पता नहीं बहू क्या हो गया, लगता है फिर से डैंड्रफ हो गया मेरे सर में। जब भी डैंड्रफ होता है मेरा सर इसी तरह खुजलाने लगता है। मैंने सोचा इस बार नितिन को अच्छा वाला शैम्पू लाने को कहूँगी। पर आंटी जी, जिस तरह से आप सर खुजली कर रही हैं, मुझे तो लग रहा है शायद आपके सर में जुएं आ गए। वैसे भी कल आप सरोज आंटी के साथ बैठी थी और शायद आप भूल गई हैं कि उनके सर में कितने जुएं हैं। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है? अगर मुझ बुढ़िया के सर में जुएं आ गए तो साफ कौन करेगा मेरे सर के जुओं को? अब तो मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी सरोज बहन के साथ बैठकर। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, आकर निकाल दूंगी, जुए ही तो है। इस तरह से कल्पना के पड़ोसन की बहू आकर कल्पना के सर से जुए निकाल देती है। अपने सर से जुए देखकर कल्पना की चिंता बढ़ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कल्पना के सर के जुए साफ नहीं होते।
बहू, मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं मेरे सर के जुए कब खत्म होंगे। आंटी जी, मुझे तो लगता है आपके सर के जुए भी चाहते हैं कि अब इस घर में ना बहू आ जाए। आप नितिन देवर जी की शादी क्यों नहीं करा देती? घर में बहू आने से ना आपका अकेलापन भी खत्म हो जाएगा और सर के जुए भी। इस बार नितिन को आने दे बहू, मैं उसके हाथ पीले करके ही रहूंगी। कल्पना अपनी पड़ोसन की बहू की बात मान जाती है और इस बार जब नितिन घर आता है तो वो नितिन के साथ पूजा नाम की लड़की को देखने जाती है, जो कि काफी सुंदर और संस्कारी थी। पूजा को देखते ही कल्पना पूजा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है। बहन, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ बच्चों को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो आपस में थोड़ी बातचीत कर सके और एक दूसरे को जान सके। माए, आप कैसी बातें कर रही हो? शर्माता क्यों है? बहुत जल्द पूजा तेरी ही बीवी बनेगी। इस तरह से कल्पना नितिन का रिश्ता पूजा नाम की लड़की से तय कर देती है। बहुत जल्द पूजा और नितिन की शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद नितिन शहर जाने लगता है। आपका शहर जाना जरूरी है क्या? आप अपना ट्रांसफर यहाँ पर भी तो करवा सकते हैं। पूजा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना ट्रांसफर गांव में करवा लूँ। माँ यहाँ अकेली रहती है, पर क्या करूँ, हो ही नहीं रहा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नितिन घर से जाने लगता है कि तभी कल्पना अपना सर खुजाते हुए बाहर आती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू फिर शहर जा रहा है, मुझे और बहू को अकेला छोड़कर। पता नहीं तू कब यहाँ आएगा। अच्छा, अब तू जा। हाँ माँ, पर इस बार मैं जल्दी आऊंगा और अब सर खुजाना बंद करो। इस बार मैं आपके लिए अच्छा वाला शैम्पू लेकर आऊंगा ताकि फिर कभी डैंड्रफ ना हो। अरे बेटा, अब सर में डैंड्रफ नहीं जू होती है, तभी तो तेरी जल्द से जल्द करवा दी शादी ताकि इस घर में बहू आ सके। आखिर कब तक दूसरे के घर की बहू को परेशान करूंगी। चल पूजा, घर के काम बाद में करना, पहले बैठकर मेरे सर में जुएं निकाल दे। क्या माँ जी के सर में जू है? पर मुझे तो जू वाले इंसान से सख्त नफरत है। भगवान, अब मैं माँ जी के सर से जुए कैसे निकालूं? हे भगवान, मुझे बचाओ इस जू वाली सास से। अरे बहू, तू इतना क्यों सोच रही है? नितिन अपना ट्रांसफर करवा रहा है, अगले महीने तक वो गांव वापस आ जाएगा। अब जाने दे उसे और चलकर मेरे सर से जुएं निकाल। बहुत खुजली हो रही है। बहू, तुझे इतनी जल्दी उल्टियाँ हो रही है? कोई खुशखबरी है क्या? नहीं माँ जी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं बाद में आपके सर से जू निकाल दूंगी? क्या बहू, आते ही तेरी तबीयत खराब हो गई। एक दिन भी तूने मेरे सर से जुएं नहीं निकाले। मैंने सोचा था बहू के आने के बाद सारे जू भाग जाएंगे, पर कमबख्त सर के जुए तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। अब तो ये जुए अपने आप गिरते रहते हैं। इतना बोलकर कल्पना बेड पर बैठ जाती है और अपने सर को जोर जोर से खुजाने लगती है। ये देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे ही पूजा कुछ बोलने वाले होती है, वैसे ही पूजा की नजर अपने बेड पर पड़ती है और वो देखती है कि बेड पर काफी सारी जू गिरी हुई है। इतने सारे जुए, हे भगवान, मैं कैसे घर में आ गई? माँ जी माफ करना, पर मुझे जुए पसंद नहीं। जू को देखकर मुझे उल्टी होने लग जाती है। जिसके सर में जुए होते हैं मैं उसके आसपास भी नहीं जाती और मुझे आपके सर से जुए निकालने पड़ रहे हैं। मेरे बिस्तर से हटिए, देखिए कितने सारे जू है यहाँ। हे राम, कहीं मेरे सर में भी इतने सारे जू ना हो जाए। अपनी बहू का ये रूप देखकर कल्पना को विश्वास नहीं होता और कल्पना दुखी होकर बाहर जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन की बहू कल्पना को निराश देखकर उससे कहती है, आंटी जी, क्या हुआ? आप अभी भी सर में खुजली कर रही हैं और इतनी निराश क्यों हैं? अब कल्पना सारी बात अपनी पड़ोसन की बहू को बताती है। सारी बात पता चलने के बाद कल्पना की पड़ोसन की बहू को कल्पना के लिए बहुत बुरा लगता है और वो खुद बैठकर कल्पना के सर से जुए निकालने लगती है। आंटी जी, ऐसे निराश मत हुआ करो। मैं हूँ ना, आपके सर के सारे जुए मैं खत्म कर दूंगी, जैसे मैंने अपनी सास के किए थे। काश कि मुझे तेरी जैसी बहू मिल पाती। अच्छा, तो यहाँ मेरी सास गली की बहुओं से मेरी बुराई कर रही है। देखिए माँ जी, जो काम मैं नहीं कर सकती वो मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। माफ करना, मैं तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच में बोल रही हूँ, पर तुम्हें अपना घमंड अपने मायके में छोड़कर आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें
बहुत अच्छी सास मिली है। भगवान न करे तुम्हारे सर में जुए हो जाए, पर देख लेना कभी ऐसा हुआ ना तो आंटी जी एक ही दिन में तुम्हारे सर के सारे जुए खत्म कर देंगी। और आंटी जी की ना अब उम्र हो चुकी है और जुए होना आम बात है, क्योंकि आंटी जी के सर में जुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सास से नफरत करो। गली की बहू की बातें सुनकर पूजा को एहसास होता है कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया है, जिसके बाद पूजा अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद अपनी सास के सर से जू निकालती है और एक हफ्ते के अंदर अंदर कल्पना के सर से सारे जुए खत्म हो जाते हैं और नितिन भी अपना ट्रांसफर गांव में ही करवा लेता है। अमित नाम का एक व्यक्ति रात के समय अपने काम खत्म करके घर की ओर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में वो एक बेहोश लड़की को देखता है। बेहोश लड़की को रास्ते में देखकर वो अपनी कार को रोकता है और उस लड़की के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारकर उसे होश में लाता है और उसे बोलता है, मैडम आप कौन हो और इतनी रात को ऐसे अकेले रोड पर? मेरा नाम नेहा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं अनाथ आश्रम में रहा करती थी, परंतु उसे भी किसी ने खरीद लिया, जिस वजह से मुझे उस अनाथ आश्रम को भी छोड़ना पड़ा। पर अब मैं अपने रहने का इंतजाम करने के लिए इतनी रात में भटक रही थी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ बेहोश हो गई। देखो बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आपका अकेले इस तरह से रोड पर रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब अमित उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, इस लड़की का नाम नेहा है और ये अनाथ है। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। ये मुझे रोड पर बेहोश अवस्था में मिली, तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने घर ले आऊं। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख सकते हैं? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। बेटी, अब से तुम हमारे ही घर में हमारे साथ रहना। मेरे घर में मेरे और मेरे बेटे के अलावा मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम परी है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और नेहा को अपने सामने देख अपनी माँ और अपने भाई से बोलती है, माँ, भैया, ये कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। बेटा, ये नेहा है। बेचारी किस्मत की मारी है। अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। अच्छा जाओ, तुम खाना लगा दो। आज नेहा भी हमारे साथ खाएगी। ठीक है माँ, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। इतना बोलकर परी खाना लगाती है और सब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं कि तभी नेहा घर वालों से बोलती है, पता नहीं आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। आप लोग कितने अच्छे हैं। आप लोगों ने मुझ जैसी एक अनजान लड़की को सहारा दिया, उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोलती है? आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान की मदद करता है। अब तू ज्यादा मत सोच और जाकर सो जा। परी बेटा, नेहा को उसके कमरे में छोड़ आओ। ठीक है माँ। इतना बोलकर परी नेहा को उसके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। रात के 1 बज जाते हैं और सभी आराम से सो रहे होते हैं कि तभी नेहा चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। इसके बाद नेहा अपने हाथों को लंबा करती है और परी को उसके कमरे से नींद में उठाकर ले आती है, जिसके बाद वो परी के शरीर का खून पीने लगती है और कुछ देर बाद अपने हाथों को एक बार फिर लंबा करके परी को उसके कमरे में छोड़ देती है। अगली सुबह जब परी उठती है तो उसे कमजोरी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं आज घर का काम नहीं कर पाऊंगी और लगता है आज मैं कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तो कुछ देर आराम कर ले। अगर फिर भी तुझे ठीक ना लगे तो मुझे बताना, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तभी वहाँ नेहा आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ परी तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? माँ जी, आप रहने दीजिए, आज घर का काम मैं कर लूंगी। पर बेटा, तुम तो कल ही आई हो, आज से ही घर का काम? माँ जी, आपका और अमित जी का पहले ही मेरे ऊपर बहुत सारा उपकार है। अब मुझे घर के कामों को करने दीजिए, मना मत कीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर अमित की माँ गार्डन में चली जाती है और नेहा घर का काम करने लगती है।
तभी अमित की माँ एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को देखती है और उसे घर में ले जाकर नेहा से बोलती है, ये देखो नेहा बेटा, कितना सुंदर कुत्ते का बच्चा है। लगता है ये भी अनाथ है। मैं सोच रही हूँ इसे भी अपने घर में ही रख ले। आप सही बोल रहे हैं माँ जी। अरे वाह, आज बहुत दिनों बाद जानवर का खून पीने को मिलेगा। आज रात को इस कुत्ते की बलि चढ़ा दूंगी और इसके शरीर का सारा खून पी जाऊंगी। इतना सोचकर चुड़ैल कुत्ते के लिए दूध लेने जाती है और उसे दूध दे देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में चुड़ैल अपने कमरे में बैठकर एक पूजा करती है और अपने हाथों को लंबा करके उस कुत्ते के बच्चे को खींच लेती है और उसे मारकर उसके शरीर का सारा खून पीकर उसकी लाश को घर के बाहर वाले गार्डन में फेंक देती है। अगली सुबह जब अमित की माँ गार्डन जाती है तो वो कुत्ते की लाश देखकर जोर से चिल्लाती है, अमित, अमित, परी, नेहा, सब जल्दी से यहाँ आ जाओ। देखो मेरी जूली को किसी ने मार दिया। सब भागते हुए घर से बाहर आते हैं और मरे हुए कुत्ते को देखकर नेहा बोलती है, माँ जी आप रोए मत। क्या पता इस कुत्ते की जिंदगी हमारे साथ बस यहीं तक थी। हाँ माँ, नेहा सही बोल रही है। अब चलिए घर में और चलकर कुछ खा लीजिए। अब सब घर में जाकर नाश्ता करते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होने के बाद एक बार फिर से नेहा अपने असली रूप में आकर पूजा करने लगती है और अपने हाथों को लंबा करके परी को खींचने लगती है। परंतु ये सब कुछ अमित और उसकी माँ देख लेते हैं, जिसके बाद अमित अपनी बहन और उस हाथ का पीछा करता है और देखता है कि नेहा एक चुड़ैल है और वो पूजा कर रही है और उसने उसकी बहन को बांध रखा है। ये मेरी बहन के साथ तुम क्या कर रही हो? और तुम एक चुड़ैल हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। देखो, छोड़ दो मेरी बहन को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरी मैं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? आज मैं तेरी बहन को मार डालूंगी और उसके शरीर का सारा खून पी जाऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने उस कुत्ते के बच्चे को मार दिया था। क्या उस कुत्ते की जान तुमने ली थी? हाँ, उस कुत्ते की जान मैंने ही ली थी और अब मैं तेरी बहन को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलती है कि तभी अमित की माँ वहाँ तांत्रिक बाबा को लेकर आ जाती है। चुड़ैल, बहुत पी लिया तूने लोगों का खून, खुद को जवान और सुंदर रखने के लिए। परंतु अब मैं तुझे अपनी तांत्रिक विद्या से भस्म कर दूंगा और तेरे लंबे हाथों को भी काट फेंक दूंगा, ताकि तू अपने हाथों को लंबा करके अब किसी की जान ना ले सके। बाबा को देखते ही चुड़ैल अपने हाथ लंबे करती है और बाबा का गला दबाने लगती है। तभी बाबा अपने तंत्र से एक तलवार प्रकट करते हैं और उसके दोनों हाथों को काट देते हैं, जिसके बाद बाबा गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डालते हैं और वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। इस तरह से वो बाबा उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।